हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक बार एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल सुपरवाइजर और मैकेनिकल फोरमैन के बारे में, कि किसी भी शटडाउन में एक मैकेनिकल सुपरवाइजर को और एक मैकेनिकल फोरमैन को क्या कुछ करना होता है, क्या उनके रोल्स होते हैं, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इन सारी चीजों को बड़े ही डिटेल से और आराम से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखना, तभी ये सारा चीज क्लियर हो पाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो आप देख रहे हो सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हम ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस और शटडाउन प्रोसीजर्स होते हैं उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाते हैं। इसके साथ साथ पाइपिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, एंट्री करना चाहते हो, तो बेसिक वीडियो बहुत सारी हैं जो आपको मिल जाएंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे देखते हो, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए विजिट कर सकते हो www.sonusinghrefinery.com। यहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। कुछ पीडीएफ आने वाली होती हैं, कुछ पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपलोड करी है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने कई बार क्वेश्चन पूछा कि भैया ये बता दो हमें कि मैकेनिकल सुपरवाइजर को क्या कुछ करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसे ही आप प्लांट में एंटर करते हो तो तब से लेकर के आपको पूरा शिफ्ट में क्या कुछ काम करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे, है ना। सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे सुपरवाइजर का, है ना। सुपरवाइजर का एक ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है स्कोप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सुपरवाइजर्स टिपिकली हैव अ ब्रॉड स्कोप ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी overseeing multiple work teams or areas within the refinery. They are often responsible for coordinating and managing shutdown activities. यानी कहने का मतलब है कि एक सुपरवाइजर जो होता है उसका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है शटडाउन में काम को लेकर के। वो कई सारे टीम को मैनेज करता है, कई सारे क्रूज को मैनेज करता है। इसके अलावा वो बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको वो मैनेज करता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर होती है तो एक सुपरवाइजर को क्रूज को मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट को मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीजें लाइनअप करनी होती है। तो ये सारा चीज वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सुपरवाइजर की। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि किसी भी सुपरवाइजर को डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व किया जाता है। Just like supervisors are involved in high level decision making, including planning and scheduling tasks, allocating resources, and ensuring that the shutdown proceeds according to a stabilized timeline and budget. कई बार क्या होता है कि जब भी हमें शटडाउन शुरू करना होता है तो शटडाउन करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं, है ना। उस प्लानिंग में हम सारी एक्टिविटीज को ब्रेक डाउन करते हैं। अब हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें हम मतलब मैनेज करते हैं, लिखते हैं। जैसे अगर आप प्लानिंग में थोड़ा बहुत अगर आपने काम किया है तो आपको बता दूं कि एक बहुत ही अच्छा टूल है जो प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम प्राइमावेरा कहते हैं, है ना। तो प्राइमावेरा अगर आप यूज करोगे तो उसमें जब भी आप एक्टिविटी डिफाइन करोगे तो एक्टिविटी का, हर एक एक्टिविटी का कुछ ड्यूरेशन होता है कि इस एक्टिविटी को खत्म करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा। उसके साथ साथ हम लोग मैन पावर भी असाइन करते हैं, रिसोर्स असाइनमेंट जिसको बोलते हैं, तो रिसोर्स भी असाइन करते हैं। तो इस लेवल की जो डिसीजन होती है, इस लेवल की जो डिसीजन में हम क्या करते हैं, सुपरवाइजर्स की मदद लेते हैं, सुपरवाइजर्स की हेल्प लेते हैं।
हम जो भी सीनियर सुपरवाइजर होते हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर होते हैं उनको हम बुलाते हैं और बुला के उनसे डिस्कस करते हैं कि चलो सपोज अगर हम एक्सचेंजर पे काम कर रहे हैं तो हम एक्सचेंजर वाले सुपरवाइजर को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई हमें सबसे पहले ब्लाइंडिंग करना है, ब्लाइंडिंग का जो स्टेप है तो कितने आवर्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा किसी भी एक्सचेंजर का ब्लाइंडिंग करने में। तो एक सुपरवाइजर को आइडिया होता है क्योंकि वो बैक टू बैक कई सारे ऐसे काम करता है, कई सारे शटडाउन करता है, तो उसको आइडिया है कि हाँ सर ब्लाइंडिंग मोस्टली अगर फिर वो क्वेश्चन कर सकता है लाइक कितने ब्लाइंड्स हैं। कई बार क्या होता है कि कि बहुत सारे ब्लाइंड्स होते हैं, सिस्टम ब्लाइंड्स होते हैं। लाइक सिस्टम ब्लाइंड्स मतलब कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स उस पर्टिकुलर एक्सचेंजर से जुड़े होते हैं, तो उन सारे इक्विपमेंट्स को भी हमें ब्लाइंड करना होता है, तो उसमें नंबर ऑफ ब्लाइंड्स इंक्रीज हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि केवल हमारा एक्सचेंजर है तो केवल एक्सचेंजर के ही ब्लाइंड्स होते हैं, तो इनलेट आउटलेट के मोस्टली ब्लाइंड रहेंगे, 4-6 रहेंगे। तो इस तरीके से तो वो पूछता है कि सर ब्लाइंड कैसा है, नॉर्मल ब्लाइंड है कि सिस्टम ब्लाइंड है। अगर सिस्टम ब्लाइंड रहेगा तो हो सकता है मोस्टली एक शिफ्ट लग जाए, कई बार एक शिफ्ट से ज्यादा भी वक्त लगता है ना। तो और इस तरीके से अगर नॉर्मल एक्सचेंजर के इनलेट आउटलेट के ब्लाइंडिंग्स हैं तो मुश्किल से 4 से 6 घंटे या फिर एक शिफ्ट भी लग सकता है। तो इस तरीके से एज पर सिचुएशन एक जो सुपरवाइजर होता है वो डिसीजन मेकिंग में हमें मदद करता है। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा सब चीजें। मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आई होप कि आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या फिर अगर आप काम कर रहे हैं एज अ जनरल फिटर, मैकेनिकल फिटर, पाइप फिटर, तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ने का वो होगा कि नहीं मुझे भी एज अ मैकेनिकल फोरमैन काम करना है, एज अ मैकेनिकल सुपरवाइजर काम करना है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होगी, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी कि एक क्योंकि देखो अगर आपको ऊपर बढ़ना है तो ऊपर वाले की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीजें, तो पहला चीज हमने बात किया स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके बाद हमने डिसीजन मेकिंग की बात की। देन हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन, दे एक्ट एज अ ब्रीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कफोर्स, communicating about organizational goals, safety procedures and any changes in plans और priorities। यहां कहने का मतलब है कि सुपरवाइजर का कम्युनिकेशन में बहुत ही बड़ा रोल होता है। कहने का मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन एक प्लांट से लेकर के, वर्क प्लेस से लेकर के मैनेजमेंट तक जो चीजें पहुंचानी होती है वो एक सुपरवाइजर का होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लो कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे आप काम कर रहे हो, सपोज आप एक्सचेंजर पे ही काम कर रहे हो, ठीक है, और वहां पे आपको थोड़ा सा एलिवेशन पे काम करना है और आपको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, ठीक है। तो जो क्रू काम कर रहा है वो डायरेक्ट मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सुपरवाइजर को बताएगा, और सुपरवाइजर से अगर वो मैनेज होता है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, वो फिर अपने मैनेजमेंट को बताएगा। तो सुपरवाइजर एक तरह से क्या हुआ कि वो गैप को फील कर रहा है, मतलब एक वर्कर से लेकर के या फिर प्लांट से लेकर के और जो हायर लेवल तक चीजें हैं उनको, उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है, गैप है, उसको फील कर रहा है, एज अ ब्रीज काम कर रहा है, राइट। और हमने एक नेक्स्ट पॉइंट लिखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, supervisors are responsible for resolving any major issues and challenges that arise during the shutdown. They must ensure that the shutdown is executed efficiently and safely. एक एज अ सुपरवाइजर अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि देखो वर्कर क्या है, अगर वो काम कर रहा है, उसको कोई भी प्रॉब्लम आया, अगर उसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो वो वहीं पे सारा काम छोड़ के बैठ जाएगा, कसम से वो हिलेगा ही नहीं, बोलेगा साहब ये चीज नहीं है। तो देखो किसी भी सुपरवाइजर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम प्लांट के अंदर, ऐसे अगर आप शटडाउन में काम करोगे तो डेली हजारों प्रॉब्लम आते हैं, तो उस प्रॉब्लम से निपटने की जो कला होती है वो एक सुपरवाइजर के पास होनी चाहिए, ताकि इजीली वो अपने काम को एक्सकेलेट कर सके, आगे बढ़ा सके, है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए एक सुपरवाइजर में। चलो इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं कि जब भी एक सुपरवाइजर जब प्लांट में जाता है तो उसको क्या कुछ करना होता है, किस तरीके से वो काम को करेगा। सबसे पहले अगर जब वो प्लांट में जाएगा ड्यूरिंग द शटडाउन, तो सबसे पहले उसका जो काम होगा वो क्या होगा, टेक वर्क लिस्ट फ्रॉम प्लानिंग। जैसे अगर आप शटडाउन में गए
तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि आप वाल्व देख रहे हो, एज ए सुपरवाइजर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो वाल्व के लिए, वाल्व टीम के, आपकी जो टीम है वो वाल्व की टीम है। जितने भी वाल्व से, आइसोलेशन वाल्व हो गए, पीएसबी हो गए, एनआरबी हो गए, जितना भी वाल्व है वो सब आपको निकाल के और वर्कशॉप पहुंचाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि क्या होता है कि सारा वाल्व जो है वो एक साथ रिलीज ऑपरेशन कभी नहीं करता है, वो ऑपरेशन का कुछ प्लान होता है, उस हिसाब से लाइक अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही वो लोग वाल्व रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले अगर सुपरवाइजर जाएगा तो वो और वो लिस्ट किसके पास आता है, प्लानिंग टीम के पास आता है। तो सुपरवाइजर सबसे पहले प्लानिंग टीम के पास जाएगा, प्लानिंग टीम के पास जाके वो पूरा लिस्ट लेगा कि भाई हाँ, एज अ वाल्व सुपरवाइजर, अगर मैं अगर वाल्व सुपरवाइजर हूं तो मैं जाऊंगा प्लानिंग टीम के पास और पूछूंगा कि सर आज कौन कौन से वाल्व का परमिशन है जो हम निकाल सकते हैं। तो ये सारा लिस्ट हमें सबसे पहले लेना होगा। उस लिस्ट के बाद सेकंड पॉइंट क्या है, ये अगर आप कोई भी इक्विपमेंट देख रहे हैं, मैं जैसे कि वाल्व का तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसके अलावा अगर आप एक्सचेंजर देख रहे हैं या फिर कॉलम देख रहे हैं या फिर वेसल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हो, है ना, तो आपको वो लिस्ट लेना ही होगा, क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते एज ए सुपरवाइजर। तो आपको एज पर प्लांट मैनेजमेंट और जो एक शेड्यूल बना होता है कि कौन सा इक्विपमेंट पहले रिलीज करना है, उस हिसाब से आपको काम करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, एक वर्क फ्लो आपको समझना होगा कि आपको करना क्या है सबसे पहले। तो वो लिस्ट आप प्लानिंग डिपार्टमेंट से लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस अबाउट जॉब टू परफॉर्म विथ लीडर। अब अगर आप मैकेनिकल सुपरवाइजर हैं तो आपका कोई इंचार्ज होगा उस प्लांट में, कोई लीडर होगा उस प्लांट में, जो रेगुलर मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर रहा होगा हायर मैनेजमेंट के साथ, है ना, जैसे ऑपरेशन के साथ या फिर मेंटेनेंस टीम के साथ उस कंपनी में, और प्लानिंग के साथ। तो एक बार आपके पास लिस्ट आ गया, तब भी आप डायरेक्ट वो जैसे मान लो कि आपके पास 5 वाल्व का लिस्ट आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वो पांचों इंपॉर्टेंट हो। तो आपको सबसे पहले किस वाल्व पे काम करना है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो उसकी उसकी जो जानकारी है वो आपके इंचार्ज के पास होगी, आपके लीडर के पास होगी, है ना, क्योंकि वो लोग रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, है ना। तो जो भी मैनेजमेंट कंपनी का होता है, लाइक जो ऑपरेशन की टीम होती है या फिर जो मेंटेनेंस की टीम होती है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले, जैसे अगर 5 हमने वाल्व आपको दिए हैं, तो उस 5 वाल्व में ये 3 वाल्व तो हमारे पास अर्जेंट है, मतलब ये 3 वाल्व हमें पहले निकालना है ना। तो वो सारी चीजें आपके लीडर को जानकारी होगी, है ना। प्लानिंग वाले भी मीटिंग अटेंड करते हैं, उनको भी पता होता है, लेकिन बेटर ये रहता है कि आप जिनके अंडर में कोऑर्डिनेट कर रहे हो उनसे बेहतर रहेगा कि आप उनसे जानकारी लें। तो आप अपने इंचार्ज से और या फिर जो आपके लीडर हैं उनसे आप एक बार मिलते हो, डिस्कस करते हो कि हमें क्या कुछ आज के जॉब में परफॉर्म करना है। सपोज जैसे 5 लिस्ट आपको मिला है किसी भी वाल्व का, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको खोलना है ना। इसी तरीके से मान लो कि एक्सचेंजर 2 एक्सचेंजर रिलीज हुआ, तो हो सकता है कि उसमें कोई एक इंपॉर्टेंट रहा होगा या फिर किसी की प्रायोरिटी रही होगी जो मीटिंग में डिस्कस हुआ होगा। तो वहां से आपका लीडर बताएंगे कि पहले इस एक्सचेंजर पे क्रू डालिए, इसका हो जाता है, उसके बाद हम दूसरे एक्सचेंजर पर मूव करेंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें एक सुपरवाइजर को परफॉर्म करनी होती है। देखो, ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं ये आपको दुनिया में कोई भी नहीं बताएगा, ये डिट्टो आप लिख लो। ये मैं इतने कॉन्फिडेंट के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद काम किया हुआ है, एज अ मैकेनिकल सुपरवाइजर भी काम किया है, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर भी काम किया है, एज अ प्लानिंग इंजीनियर भी काम किया है। तो बहुत ही नीचे लेवल से मैंने शुरू किया था काम, और हर एक स्टेप को मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीजें मुझे पता है कि किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है, और ये चीजें आपको कोई बताना नहीं चाहेगा। कभी आप डिस्कस करके देखना, कोई नहीं डिस्कस करता ये सारी चीजें। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, टेक्निक्स धीरे धीरे सीखनी है और आगे बढ़नी है लाइफ में, है ना। चलो, तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, एक बार आपको लिस्ट मिल गया काम का, उसके बाद आपने डिस्कस कर लिया कि ये काम करना है, अब आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि आपको करना क्या है ना, आपका ये चीज क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट उसके बाद आप जो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, लाइन अप परमिट रिसीवर टू टेक परमिट। अभी तो खैर परमिट रिसीवर्स होने लगे हैं,
बहुत सारे प्लांट में लाइक परमिट रिसीवर का एक रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है, इस पर भी हम कभी बात करेंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि जो मैकेनिकल सुपरवाइजर होते थे वही ऑथराइज होते थे किसी भी वर्क का परमिट लेने के लिए। लेकिन तो अगर आपके प्लांट में, हो सकता है कई सारे प्लांट में अभी भी वही रूल हो, तो आप सबसे पहले आप जाएंगे और जो आपको काम करना है उस काम का परमिट लेंगे। ये सुपरवाइजर की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है परमिट इशू कराना। अगर अगर आपके साथ कोई परमिट रिसीवर लाइनअप है, किसी परमिट रिसीवर अलॉटेड है आपको, तो आप परमिट रिसीवर को डायरेक्ट कीजिए, उसको बताइए कि ये इक्विपमेंट है जिसपे आज हमें काम करना है, तो इन सारे इक्विपमेंट का आप परमिट जा करके इशू कराइए ऑपरेशन से, है ना। तो ये परमिट वाला काम भी एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद है लाइनअप वर्क विथ फोरमैन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब परमिट इशू करने के लिए आपने भेज दिया, आपको क्लियर है कि कौन कौन से इक्विपमेंट पे आपको काम करना है, तो अब आप फटाफट अपने फोरमैन को पकड़ेंगे कि आपके साथ जितने भी फोरमैन हैं उनको पकड़ेंगे और उनको अलग अलग काम अलॉट करेंगे, उनके साथ काम का लाइनअप करेंगे और उनको बताएंगे कि देखो, जैसे मान लो कि मैं एज ए सुपरवाइजर हूं और आप एज ए फोरमैन हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि देखिए हमें ये काम मिला है, तो इसमें से आपका जो रोल्स है और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 3 वाल्व है, 3 में से ये पहला वाल्व आपको खोलना है ना। तो इस तरीके से हम फोरमैन के साथ लाइनअप करते हैं काम का। और अगर आप एक्सचेंजर देख रहे हो, वेसल देख रहे हो, कॉलम देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी हमारे पास ये फ्रंट है काम का, तो आप जा करके मैन पावर लाइनअप कीजिए और इस इक्विपमेंट पे हमें काम करना है। तो इस तरीके से एक सुपरवाइजर कोऑर्डिनेट करता है किसी भी काम को प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लिखा है लाइनअप विथ अदर डिपार्टमेंट इफ रिक्वायर्ड, लाइक स्कैफोल्डिंग, इंसुलेशन, क्यूए क्यूसी, एचपी जेटिंग, स्टोर। इस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बहुत लंबा खिंच सकता है, लेकिन शॉर्टकट में बताते हैं कि एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी चीज लाइनअप करना होता है तो एक सुपरवाइजर ही करता है। जैसे मान लो कि हम एक्सचेंजर पे काम कर रहे हैं, या फिर मान लो वाल्व पे ही, सपोज कर लो वाल्व पे ही काम कर रहे हैं, हम गए वाल्व, हमने क्या किया कि वाल्व को अनबोल्ट कर दिया, फोरमैन पूरा अनबोल्ट कर दिया, और वाल्व जो है वो थोड़ा सा हाइट पे है और हम डायरेक्टली उसको उठा के नीचे नहीं रख सकते, उसके लिए हमें रिगिंग की हेल्प लगेगी। तो फोरमैन क्या करेगा, फोरमैन अपने सुपरवाइजर को पकड़ेगा, फोरमैन बोलेगा कि सर हमने जो वाल्व था वो तो अनबोल्ट कर दिया है, उसे ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप करने के लिए हमें रिगर लगेंगे। तो वो रिगर का जो लाइनअप है वो एक सुपरवाइजर को करना होगा। आप एज ए सुपरवाइजर आप रिगिंग टीम के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें 2 रिगर चाहिए, और विथ जो भी आपको चेन ब्लॉक वगैरह, रस्सी वगैरह, जो भी चीजें चाहिए वो तो खैर रिगिंग टीम अपना देख लेगा कि कैसे उसको उतारना है, उसको जाके आप लोकेशन दिखा दोगे। सुपरवाइजर का इतना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा उस लाइनअप में कि आप उनको पकड़ेंगे कि आप चलिए हमारे साथ, हमारा एक वाल्व है उसको ड्रॉप करना है, आप लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन देख के और फिर आप क्या करेंगे, आप फोरमैन को ले जाकर के हैंड ओवर कर देंगे उस जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है। ये तो रिगिंग का लिया। सपोज आप एक्सचेंजर में काम कर रहे हो, एक्सचेंजर पूरा सब कुछ खुल गया, अब हमें जेटिंग स्टार्ट करना है, हाइड्रोजेटिंग स्टार्ट करना है ना, क्लीनिंग के लिए। तो आप क्या करोगे एज ए सुपरवाइजर, आप क्या करोगे, एचपी जेटिंग टीम को पकड़ोगे और जाके उनको बोलोगे कि भैया चलो हमारे साथ, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, और लोकेशन ले जाकर के दिखा दोगे, फोरमैन से लाइन अप करा दोगे एज ए सुपरवाइजर कि ये टीम है एचपी जेटिंग की, अब क्लीनिंग का काम आप इनसे बोलो आप स्टार्ट कर दे, है ना। तो इस तरीके से जो भी है, इसी तरीके से इंसुलेशन का एग्जांपल लिया कि अगर इंसुलेशन कहीं पे रिमूव करना है अर्जेंट में, तो वो लाइन अप एज ए सुपरवाइजर आपको करना है। इसके अलावा और भी कोई चीज में वहां क्यूए क्यूसी बोल रहा हूँ, क्यूए क्यूसी मान लो कि कहीं पे इंस्पेक्शन से रिलेटेड काम है, सपोज जैसे हमने कोई भी जैसे वेसल का एग्जांपल ले लो कि वेसल हमने मैनवे वगैरह खोल दिया, और मैनवे खोलने के बाद सब कुछ सेटअप कर दिया, हमें प्री इंस्पेक्शन कराना है। तो प्री इंस्पेक्शन कराने के लिए फोरमैन तो सुपरवाइजर को बोलेगा कि हमारा काम हो गया, तो अब सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि क्यूए क्यूसी जो क्वालिटी टीम होती है, क्यूसी की टीम होती है, उनको लाइन अप करे और लाइन अप करके प्री इंस्पेक्शन कराए। तो ये सारा चीज जो है लाइन अप विथ अदर डिपार्टमेंट, ये एक सुपरवाइजर की मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक है।
है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको, अगर आप एज अ सुपरवाइजर काम कर रहे हो और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैं कोई पॉइंट भूलता हूं या फिर छोड़ता हूं तो आप मुझे रिमाइंड जरूर कराना। बाकी मैंने कोशिश किया है कि पूरी पूरी पॉइंट कवर की जाए। तो अभी तक हमने 5 पॉइंट कवर की। सबसे पहले हमें प्लानिंग से वो लिस्ट लेनी है कि हमें काम क्या करना है। उसके बाद उस काम में से हमारा अर्जेंट काम कौन सा है वो अपने लीडर से डिस्कस करना है। उसके बाद अब हमें पता हो गया कि हमें करना क्या है, तो हम परमिट रिसीवर को, या फिर अगर खुद परमिट ले रहे हैं तो खुद परमिट जा करके उस काम का परमिट लेंगे। परमिट लेने के बाद अपने फोरमैन को उस काम के लिए लाइन अप करेंगे, और लाइन अप करने के बाद बीच में अगर कुछ लाइन अप करने की बात आती है, बीच में कुछ अदर डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी होती है, तो उसको भी हम लाइन अप करेंगे। अब जब सारा काम चल रहा होता है तो काम का क्या अपडेट है ना। अब जैसे हमने एक्सचेंजर पे काम कर रहे हैं, तो एक्सचेंजर पे काम कर रहे हैं तो भाई कितना काम हो गया, ब्लाइंडिंग हो गया कि नहीं हुआ, अभी तक कितना ब्लाइंडिंग हो गया। अगर 6 ब्लाइंडिंग था तो 6 में से कितना हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, या पूरा खत्म हो गया, अब हम कवर ओपनिंग कर रहे हैं। तो ये सारा डिटेल जो होता है, अपडेट जिसको बोलते हैं, वो अपडेट एक सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उस अपडेट को प्रॉपरली अपने लीडर तक और प्लानर तक पहुंचाए। क्योंकि मीटिंग जब अटेंड करनी होती है तो ये 2 लोग होते हैं जो मीटिंग्स अटेंड करते हैं मैनेजमेंट के साथ। आपका जो साइट इंचार्ज होता है, प्रोजेक्ट लीडर वगैरह जो होते हैं वो, और आपके प्लानिंग इंजीनियर्स, तो उनको ये अपडेट प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि देखो उनको तो बहुत सारा काम है यार, प्लांट में तामझाम उनको बहुत देखना है, तो वो एक एक इक्विपमेंट पे जाकर के अपडेट नहीं लेंगे, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है एज अ मैनेजमेंट। तो वो क्या करेंगे, वो तो उस चीज को, गैप को फिल करने के लिए सुपरवाइजर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो प्रॉपर अपडेट देगा। कई सुपरवाइजर्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर अपडेट नहीं देते हैं। हाँ, तो भाई अगर आप सुपरवाइजर हो तो प्रॉपर अपडेट दिया करो ब्रदर, क्योंकि आप, मतलब आप एक तरह से थर्ड आई हो मैनेजमेंट की। एज अ सुपरवाइजर यू आर द थर्ड आई। आप जो कहोगे वो हमें मानना है। अगर मैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर हूं तो आप सुपरवाइजर ने जो कहा वो मुझे मानना है आंख बंद करके। मैं हर जगह प्लांट में भाग नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है हर जगह जाना, हर एक एक इक्विपमेंट पे जाकर के अपडेट लेना। तो एज अ सुपरवाइजर आपको प्रॉपर अपडेट देना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट है जॉब अपडेट एंड प्लानिंग फॉर नेक्स्ट शिफ्ट सुपरवाइजर। फाइनल जब जैसे कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि आपने एक्सचेंजर में क्या किया, आपने ब्लाइंडिंग कर दिया, आपका शिफ्ट हो गया खत्म। अब नेक्स्ट शिफ्ट आ रहा है, तो आप तो रिपोर्ट खैर लिखते ही हो, सब कुछ होता है, लेकिन वर्बली जो भी आपका रिलीवर होता है नेक्स्ट शिफ्ट में, जो सेम इक्विपमेंट पे काम करने वाला होता है, जो नेक्स्ट सुपरवाइजर होता है नेक्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, उसको आपको प्रॉपर अपडेट देना है कि भाई देखो ये चीज हो गया है, इस इक्विपमेंट पे हमने काम शुरू किया था और इसका ब्लाइंडिंग हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और आपको अब कवर ओपनिंग वगैरह शुरू करनी है, इस तरीके से, है ना। तो नेक्स्ट शिफ्ट का जो प्लानिंग होता है वो एक तरीके से आपको हैंड ओवर करना होता है। तो अभी तक हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए, और मेरे हिसाब से ये एक प्रॉपर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी सुपरवाइजर की, किसी भी शटडाउन के अंदर। इसमें अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कुछ आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक होके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे लाइन अप कर सकते हैं। तो हो सकता है अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं डाउट को खत्म करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो एज ए सुपरवाइजर मुझे उम्मीद है कि अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या काम करना होगा, है ना। एनीवेज, चलो यार देखो, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है, कुछ सीख रहे हो, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो www.sonusinghrefinery.com पर जाओ, और वहां पे जो भी पीडीएफ आपको चाहिए और अवेलेबल है तो आप डाउनलोड करो, दैट्स इट। और जो पीडीएफ आपको चाहिए अगर उसमें नहीं है तो आप कमेंट करो, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा, या फिर नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वो अवेलेबल कराया जाए।
राइट। चलो, ये था कुछ सुपरवाइजर का वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब हम आते हैं फोरमैन के ऊपर कि किसी भी एक फोरमैन का क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी प्लांट के अंदर। चलो, तो ये देखते हैं हम फोरमैन के लिए। फोरमैन का भी कुछ ओवरव्यू दिया है मैंने, उसको एक बार हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फोरमैन की। So, foremen typically have more focused responsibility overseeing a specific crew or a particular area of work during shutdown. They may be in charge of a specific craft such as pipe fitting, welding or instrumentation. यहां पे कहने का मतलब है कि जो फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बड़ा ही स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि वो किसी एक क्रू को, एक पर्टिकुलर क्रू को असिस्ट करता है। कहने का मतलब कि जैसे अगर मान लो कि जैसे सुपरवाइजर था, तो सुपरवाइजर क्या कर रहा था कि वो जितने भी एक्सचेंजर्स थे उसको लाइन अप करना था। लेकिन एज अ फोरमैन अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर किसी एक एक्सचेंजर को ही फोकस करना है, जहां पे आपके साथ कुछ क्रू होंगे और आपको उन क्रू के साथ मिल करके काम को एग्जीक्यूट करना है ना, और उनको डायरेक्ट करना है, जो भी काम है वो करना है। राइट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई कि फोरमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, एकदम फोकस्ड हो गई किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, है ना। अब उसको चारों तरफ अपना ध्यान नहीं फैलाना है, उसको एक काम दे दिया गया, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, तो उस चीज को फॉलो करना है, उस चीज को कंप्लीट करना है एज अ फोरमैन। ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हैंड्स ऑन लीडरशिप। हैंड्स ऑन लीडरशिप का मतलब क्या है? फोरमैन आर ऑफन मोर हैंड ऑन एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ देयर असाइंड क्रू। दे इंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर स्पेसिफिकेशंस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एग्जाम्पल के थोड़ा आपको इस पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बोला कि आपको एक क्रू दे दिया जाएगा और आपको फोकस्ड रहना है किसी भी काम में। तो यहाँ पे हैंड ऑन लीडरशिप का मतलब हुआ कि आपको ही उस काम को एग्जीक्यूट करना है, इन द सेंस कि अगर सपोज आपको एक्सचेंजर पे काम मिला तो आप क्या करोगे, अपने क्रू के साथ फुल्ली इन्वॉल्व हो जाओगे और जो भी एक्टिविटी उस एक्सचेंजर में होनी है वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके लीडरशिप में वो काम किया जाएगा। बात समझ रहे हो आप? क्लियर है कि नहीं मेरी पॉइंट? और दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। आपके साथ हमने चार पांच बंदे दे दिए काम करने के लिए, राइट। आप जा रहे हो, सपोज एक्सचेंजर का ही एग्जांपल लेते हैं। आप एज अ फोरमैन, चलो मैं एज अ फोरमैन जा रहा हूं किसी एक्सचेंजर पे काम करने, मेरे साथ 4 बंदे हैं। तो उन चारों बंदों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि किस तरीके से उस जॉब को परफॉर्म करना है ना। तो वो सारा चीज एक फोरमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं वो सेफ्टी के साथ काम करें। ऐसा ना हो कि उनको कहीं चोट वोट लग जाए, कहीं गलत तरीके से तो काम तो नहीं कर रहे हैं, ताकि हमारी क्वालिटी का भी ध्यान रहे। लाइक कोई आके सामने वाला ये ना बोल दे कि ये काम इस तरीके से नहीं करना है या फिर अच्छे से नहीं हुआ। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फोरमैन की होती है। मतलब कोर जो काम होता है करने का वो एक फोरमैन को ही करना होता है। समझ रहे हो मेरी पॉइंट? ओके, चल नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट, फोरमैन मैनेज रिसोर्सेज विद इन देयर एरिया including personnel, equipment and material. They are responsible for ensuring that their team has the necessary tools and resources to complete assigned task, है ना। अब यहां पे क्या है कि ये जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैंने एक्सचेंजर लिया है, चलो एक्सचेंजर को ही फुल लेके चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुपरवाइजर ने बोला कि भाई एक्सचेंजर, आपको ये एक्सचेंजर देखना है, ठीक है। तो अब उस पे कितने आदमी लगेंगे सुपरवाइजर को तो पता है, लेकिन आप काम कर रहे हो सकता है कि उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ रही है उस चीज में। आप एक बार जाओगे तो जैसे मान लो कि आप 4 बंदे लेके गए, ठीक है, 4 बंदे लेके गए। अब
वहां पे आपको स्कैफोल्डिंग की जरूरत है, ठीक है, और आपको कोई स्कैफोल्डिंग टीम नहीं मिल रही है, गलती से कहीं से एक बंदा मिला आपको स्कैफोल्डर, कहीं से फ्री मिला आपको, तो आपको उस एक स्कैफोल्डर के साथ ही आपको काम करना है। तो अब आप क्या करोगे कि वहां पे आपको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है कि या तो आप अपने टीम में से ही एक बंदे को दे दो स्कैफोल्डर के साथ, ताकि वो हेल्प करके फटाफट वो स्कैफोल्डिंग बना दे, या फिर आप सुपरवाइजर को पकड़ के एक और बंदा मांग लो या 2 बंदे और मांग लो अगर फ्री है तो कोई। तो इस तरीके से रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो एक फोरमैन को करना होता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। देखो, हमें अपना काम तो करना है किसी भी हाल में, अब उसके लिए हमें जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम कहीं से भी अरेंज करेंगे, हमें करना ही है, और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फोरमैन की होती है ना। अब उसके लिए हमें टूल्स की जरूरत है ना, कुछ मटेरियल की जरूरत है, कुछ और भी चीजें हैं जिनकी जरूरत है, तो वो सारा चीज का जो मैनेजमेंट है वो एक फोरमैन को करना होता है। गॉट इट? चलो, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल। इस पे हर कोई बात करता है, जो भी मैनेजमेंट टीम खास करके, उनको काम से मतलब नहीं होता है, उनको क्वालिटी चाहिए होती है। जो मैनेजमेंट टीम होती है ना, सपोज आप किसी रिफाइनरी में अगर आपने काम किया है तो आपको पता होगा, तो अगर कोई मैनेजमेंट इन द सेंस कौन, मैनेजमेंट कौन, मैनेजमेंट कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, या फिर टीम लीडर हो गया, या फिर जो ऑपरेशंस के स्टाफ्स हो गए, है ना, या फिर अपने क्यूसी वाले हो गए, तो उनको क्या होता है कि उनको क्वालिटी चाहिए होती है। सपोज आपने फाइनल बॉक्सअप कहीं पे कर रहे हैं किसी इक्विपमेंट की, और फ्लैंज आपने टाइट किया है, और फ्लैंज में जो स्टड का जो थ्रेड है वो दोनों तरफ अगर प्रॉपर नहीं है, तो उसकी तक कंप्लेन जाती है, उसकी कंप्लेन जाती है कि ये जो फ्लैंज है ये इसका स्टड सही से रिप्रेजेंट नहीं है, सही से टाइट नहीं है, या फिर वो थ्रेड बराबर नहीं है, यहां तक भी बोलते हैं। तो ये सब जो छोटी छोटी क्वालिटी हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो सारा चीजें किसको देखना होता है? एक फोरमैन को देखना होता है। क्वालिटी कंट्रोल में मैंने क्या लिखा हुआ है? फोरमैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, फोरमैन प्ले एन इंपॉर्टेंट role in ensuring the quality of work done by their crew. They are responsible for inspecting the work, addressing any issue, and ensuring that the end result meet the required standard. मैंने यही बात कहा कि फोरमैन जो होता है वो अपने क्रू को हमेशा ये लाइक गाइड करता रहता है कि भाई देखो, कोई भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, काम भले ही थोड़ा स्लो करो, आराम से करो, लेकिन क्वालिटी का काम करो, ताकि सामने वाला कोई आके ये ना कह दे कि भाई तुम्हारा काम गलत तरीके से हुआ है ना। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर कोई भी इशू होता है तो आपको ही लाइक उस चीज से निपटना होता है, ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, और आपको जो भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए एक काम को एग्जीक्यूट करना है। ये सारी चीजें फोरमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब चलो हम बात करते हैं कि जब एक फोरमैन जब प्लांट में एंटर करता है तो एक्चुअल में उसे क्या कुछ करना होता है। ये तो हमने एक ओवरव्यू स्कोप बताया कि फोरमैन की क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब हम बताएंगे कि एक्चुअल में फोरमैन करता क्या है ना। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिस्कस विथ सुपरवाइजर फॉर जॉब। जैसे ही आज आप प्लांट में गए, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको कौन से इक्विपमेंट पे काम करना है, ये डिस्कस आप अपने सबसे पहले फोरमैन से मिलेंगे। आप सबसे पहले अपने सुपरवाइजर से मिलेंगे एज अ फोरमैन। अगर मैं फोरमैन हूं तो मैं प्लांट में जाने के बाद सबसे पहले अपने सुपरवाइजर के पास जाऊंगा और डिस्कस करूंगा कि आज क्या काम है। तो वो सुपरवाइजर को मालूम है, वो आपको बताएगा और डिस्कस करेगा कि ये काम आज है, तो इसमें से आपको ये काम करना है। एक स्पेसिफिक काम ही देगा, सारा काम तो आपको देगा नहीं, क्योंकि एज अ फोरमैन आप मूव नहीं कर सकते। आपको एक जगह पर्टिकुलर रह करके क्रू के साथ मिल करके काम को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इस चीज के लिए आप सबसे पहले सुपरवाइजर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आज आपको क्या कुछ करना है, क्या काम है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइन अप मैन पावर। सबसे बड़ी चीज है, खतरनाक चीज है मैन पावर को लाइन अप करना। यार चलो कोई नहीं, बताते हैं। जैसे एक बार आपका काम डिसाइड हो गया कि आपको करना क्या है, तो उसके बाद जब आप सबसे पहले क्या करोगे
कि अब आप अपने आदमी को पकड़ोगे, मैन पावर, जैसे कि आपको मान लो 4 आदमी दिया गया है, तो उन 4 आदमी को पकड़ोगे कि भाई हमें ये काम मिला है और ये काम करना है। आप उनके साथ अब डिस्कस करोगे। एज अ फोरमैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम के बारे में टेक्नीशियन को बताओ, अपने वर्कर को बताओ, जो भी आपके क्रू है उसको बताओ, उसके सेफ्टी के बारे में बताओ, उसके प्रोसीजर के बारे में बताओ कि किस तरीके से काम करना है, क्या ध्यान रखना है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है, क्या आपको पीपीई पहनना है, ताकि वो बंदा उस टाइम पे हर्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको, है ना। तो लाइनअप मैन पावर आपने लाइनअप कर दिया, मैन पावर पकड़ लिए, बोल दिया कि भाई ये काम है, अपने जो भी आपके टीम में है उसको आपने सब कुछ बता दिया। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ फोरमैन, आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइनअप टूल्स एंड मटेरियल्स फॉर द जॉब टू बी परफॉर्म्ड। मतलब मैन पावर को आपने बता दिया, अब आप मैन पावर को ही क्या कहोगे, अपने साथ लेके जाओगे, जो भी टूल्स चाहिए उस काम को परफॉर्म करने के लिए वो टूल्स आपको अरेंज करना है। उसमें अगर कुछ मटेरियल्स वगैरह लग रहा है तो वो भी आपको मैनेज करना है, अरेंज करना है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। सपोज जैसे मान लो कि आप डीप ब्लाइंडिंग के लिए जा रहे हो कहीं पे, तो डीप ब्लाइंडिंग के लिए अगर जा रहे हो तो आपको फ्लैंज का साइज पता होगा कि कितने फ्लैंज हैं, वो सारा लिस्ट आपके पास रहेगा ऑलरेडी कि इतने सारे फ्लैंज हैं, उसका डीप ब्लाइंडिंग करना है। तो आप जो मैन पावर लेके जाओगे तो साथ साथ अपना टूल्स लेके जाओगे, जो भी स्पैनर वगैरह है, हैमर वगैरह है, जो भी चीजें हैं वो सब लेके जाओगे। इसके साथ साथ मटेरियल में क्या लेके जाओगे, गैस्केट लेके जाओगे, और गैस्केट का जो साइज होगा वो प्रॉपर रेटिंग का होगा, प्रॉपर स्टैंडर्ड होगा। वो कौन इंश्योर करेगा, एज अ फोरमैन आपको ही स्टोर से उठाना है, आपको ये सब चीजें इंश्योर करनी है कि उस काम को परफॉर्म करने के लिए जो मटेरियल्स लगेगा या फिर टूल्स लगेगा वो क्या लगेगा। और मतलब टूल्स और मटेरियल्स का जो लाइनअप होता है वो एक फोरमैन को करना होता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। गॉट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूट द जॉब, एग्जीक्यूट द जॉब विथ टेक्नीशियन और वर्कर। देखो एज अ फोरमैन आपकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी क्रू आपके साथ काम कर रहा है उसको ना आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर सपोज मैं नया बंदा हूं, मुझे नहीं मालूम कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और आप फोरमैन हो मेरे, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसको काम नहीं पता है उसको थोड़ा बहुत सिखाए, मिल के काम करे, उसको बताए, उस पर ज्यादा प्रेशर ना डाले, है ना। देखो एज अ फोरमैन या फिर एज अ सुपरवाइजर, एज ए इंजीनियर, कोई भी आपकी डेजिग्नेशन हो, वर्कर पे कभी भी दबाव मत बनाओ। मैं जानता हूं शटडाउन में रश होता है, जल्दी करना होता है, खत्म करना होता है, वो लास्ट में कोई नहीं पूछेगा आपको, कोई नहीं पूछेगा कि मतलब कि आप भले ही मर के काम कर लो, नाम तो उसका ही होना है, किसका मालूम है, जो इधर बैठे हुए हैं कि भाई इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शटडाउन को खत्म किया। इनको कौन पूछता है, इनको कौन पूछता है, नो वन, कोई नहीं केयर करता, कोई नहीं पूछता। तो इसलिए काम भले ही थोड़ा लेट हो लेकिन घाई नहीं करना है, मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है, पूरे सेफ्टी के साथ और पूरे क्वालिटी के साथ। भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से काम करना है। अब इसमें टाइम लगेगा मतलब ये भी नहीं करना है कि उसमें फिर ये नहीं करना है कि लाइक हम जाके बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, फाकी मार रहे हैं, तो ये सब काम नहीं करना है। मतलब काम आपको प्रॉपर करना है, आराम आराम से करना है, रेस्ट करके करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। गॉट इट, मेरी पॉइंट समझ में आ रही है। तो एग्जीक्यूट द जॉब विथ टेक्नीशियन और वर्कर, तो फोरमैन का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर आप जिस भी जॉब पे काम कर रहे हैं, आपके साथ जो वर्कर है उनके साथ मिल के काम करिए, मिल के काम कराइए, कोई शिकायत का मौका मत दीजिए, अपने वर्कर को खुश रखिए। एज ए फोरमैन अगर आप वर्कर को खुश रखेंगे ना, तो आपको जो भी काम दिया जाएगा ना, कितना भी बड़ा काम हो, आप बहुत ही इजी तरीके से हैंडल कर लेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो वर्कर पर कभी भी एज अ फोरमैन और सुपरवाइजर दबाव नहीं डालना चाहिए, है ना। ओके, टेक केयर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, ये पहले ही मैंने कवर कर चुका है पॉइंट, मैंने कवर किया है। लाइक आपके जो भी वर्कर है आपके साथ काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी का ख्याल आपको रखना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज कोई वर्कर आपका हैमरिंग कर रहा है
और उसके पीछे सामने दूसरा वर्कर खड़ा है, तो अगर हो सकता है उसका कॉन्शियस ऑफ माइंड दूसरे जगह हो या फिर वो ध्यान ना दे रहा हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सेफ्टी कि भाई तू थोड़ा साइड हो जा, उधर काम कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस और जो भी साइट पे जो आपके वर्कर हैं उनका जो केयर है, टेक केयर है, एज अ फोरमैन आपको करना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है, सुपरवाइजर वाले पॉइंट में मैंने कवर किया था, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, किसी टीम की जरूरत है या फिर कोई और मटेरियल वगैरह चाहिए, तो आप अपने सुपरवाइजर को डायरेक्ट कांटेक्ट करो, उसको बोलो कि भाई ये चीज चाहिए, हमें लाइन अप कीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो कहीं पे आप काम कर रहे हो, वहां पे स्कैफोल्डर की जरूरत है या फिर इंसुलेशन वाले की जरूरत है या फिर क्यूसी टीम की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा अपने सुपरवाइजर को बताओगे, सुपरवाइजर आपका लाइनअप करेगा, है ना। सो इन्फॉर्म टू सुपरवाइजर अबाउट एनी रिक्वायरमेंट्स विदाउट एनी झंझट। तो ठीक है, ये पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, जॉब अपडेट टू सुपरवाइजर। और शिफ्ट एंड होने से पहले जो भी आपने काम किया है उस एंटायर शिफ्ट में जो भी आपने इनपुट दिया है, उस अपडेट को आपको सुपरवाइजर को बताना है, प्रॉपर अपडेट देना है कि ये सारा चीज काम हो गया है, नेक्स्ट शिफ्ट में हमें ये चीजें करनी है। तो इस तरीके से एक फोरमैन की रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर एक बार इंक्लूड करना चाहें तो हमने क्या क्या बात किया फोरमैन के बारे में। सबसे पहले आपको जैसे ही आप प्लांट में जाते हैं तो सबसे पहले सुपरवाइजर से मिलना है और सुपरवाइजर से मिलके जॉब का डिस्कस करना है कि आज आपको क्या कुछ काम करना है। उसके बाद आप जो काम के बारे में पता हो गया तो अपने काम के हिसाब से मैन पावर को आप लाइन अप करेंगे, मैन पावर को बताएंगे कि आज क्या कुछ काम करना है हमें, और उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद जो भी टूल्स, टैकल्स और जो मटेरियल है जो इशू करना है उसको आप लाइन अप करेंगे, वो अरेंज करेंगे। उसके बाद वर्कर के साथ मिल करके अच्छे तरीके से जॉब को क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद अपने वर्कर्स की सेफ्टी आपको खुद रखनी है, दूसरा कोई नहीं आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप ही पकड़े जाओगे कि आप कहाँ थे, आप काम कर रहे हो, अगर किसी को चोट लग गया तो आप कहाँ थे भाई। जब इंक्वायरी बैठेगी तो सबसे पहले आप ही पकड़े जाओगे। तो इस चीज से बचने के लिए थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है साइट पे तो आपको अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, बताना है, और फाइनली जो भी काम आपने किया इंटायर शिफ्ट में उसको अपडेट देना है। तो ये एक तरीके से किसी भी फोरमैन का रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में मैंने भरपूर प्रयास किया है, भरपूर कोशिश की है कि किसी भी फोरमैन और सुपरवाइजर का क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी शटडाउन के अंदर। तो उस तरीके से आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो, कोई डाउट ना रहे। और फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने रिक्वेस्ट शुरू में ही किया था कि आपने वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखनी है, तभी ये सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगर अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप कमेंट करो, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने वीडियो देखा है। अगर कमेंट नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि पूरा वीडियो आपने देखा ही नहीं। तो चलो, आज के इस वीडियो में मैंने प्रयास किया था कि किसी भी शटडाउन में जब आप जाते हैं तो एक फोरमैन और या फिर एज अ सुपरवाइजर आपको क्या कुछ काम करना होता है, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एक तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और आपके कुछ अगर सवाल हो, आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हो, फॉलो करते हो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मालिक सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।